हाँ तो बच्चा लोग, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास, एकदम मज़े आ रहे हैं। पढ़ाई हो रही है और ठंड भी बहुत अच्छी हो रही है ना? चलिए, तो आज शुरुआत जो हम करेंगे वो है केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन बैंक। कल वाले लेक्चर में हमने जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता था उतना कोशिश किया केमिकल काइनेटिक्स को समझने के लिए। ठीक है, आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन बैंक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। देखो, अगर सीबीएसई के लिए आप ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, बट हाँ, ये श्योरिटी है कि इस जैसे क्वेश्चन ही आएंगे। इसके अलावा और कोई चॉइस बनती नहीं है केमिकल काइनेटिक्स में पूछने के लिए, इसलिए मैंने आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बैंक है वो तैयार किया है। ठीक है, चले आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। Question says the rate constant of a reaction is 2.5 into 10 to the power minus 12, 2.5 into 10 to the power minus 12 minus 2 लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो लीटर पर मोल पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? देखो, मुझे एक बात बताओ, कल मैंने जब डिस्कशन किया था तो आपको एक चीज समझाई थी कि आपको जो यूनिट है उससे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो यहां जो यूनिट है लीटर पर मोल पर सेकेंड, ये कौन से ऑर्डर की है? ये है सेकेंड ऑर्डर की, इसलिए आंसर हो जाएगा 2। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे पहचाना? मैंने सिर्फ के यूनिट से पहचान लिया। मुझे 2.5 10 टू द पावर माइनस 2 से कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरी वैल्यू कितनी भी हो, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो फर्क पड़ता है वो है के यूनिट से। ठीक है, तो के का यूनिट क्या है? लीटर पर मोल पर सेकंड, जो कि एक सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, इसलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? चलिए शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इट सेज द रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज ए प्लस बी गिविंग यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, ए प्लस बी क्या दे रहा है आपको? प्रोडक्ट दे रहा है। इज गिवन बाय द इक्वेशन आर के इंटू मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। कहता है इफ बी इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, अगर बी का अमाउंट बहुत ज्यादा कर दिया जाए, लार्ज एक्सेस में लिया जाए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? देखो बेटा, हम लोगों ने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ी हैं, है ना? उसमें हम क्या कहते हैं कि जो रेट है वो के इंटू ए इंटू बी के बराबर होता है, इसके बराबर होता है। लेकिन जनरली क्या होता था कि उसमें से, जैसे आपने मिथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करी होगी, ठीक है, उस हाइड्रोलिसिस में हमने क्या किया था कि जो वाटर है, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन को आप कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट मतलब लार्ज अमाउंट में आप ले लें, तो जो रेट है वो खाली एक पे डिपेंडेंट हो जाता है, तो दूसरे टर्म का कोई लेना देना नहीं होता। यही बात इसने कही है कि अगर बी को आप लार्ज एक्सेस में ले लेंगे तो क्या आपका रेट उस पर डिपेंडेंट होगा? क्या आपका रेट डिपेंडेंट होगा? नहीं होगा, सीधी बात है। अब रेट अगर डिपेंडेंट नहीं होगा तो रेट खाली किस पे डिपेंडेंट बचा? ए पर डिपेंडेंट बचा। इसलिए ये कैसी ऑर्डर की रिएक्शन हो गई? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। कैसी हो गई? फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गई। इसलिए मैं ऑप्शन बी यानी कि 1 को टिक करूंगा। बहुत बच्चों का डाउट हो सकता है कि यहां पर सर आपने 2 को क्यों नहीं टिक किया? तो उसका रीजन ये है बेटा कि एक की कॉन्सेंट्रेशन, एक स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन को आपने एक्सेस अमाउंट में लिया है। ठीक है, एक स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन को आपने एक्सेस अमाउंट में लिया है, और एक्सेस अमाउंट में लेने की वजह से क्या हुआ कि रेट उस कॉन्सेंट्रेशन पर अब डिपेंडेंट नहीं है, रेट सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट रह गया। ठीक है, क्योंकि दूसरा अमाउंट आपने एक्सेस में लिया हुआ है। इसीलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या बना? फर्स्ट ऑर्डर बना। तो ये किसका केस हो गया? ये हो गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का केस। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का केस आपने पढ़ा। ये क्वेश्चन किसका है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। ठीक है, जो दिखने में सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन लगती है, लेकिन क्या होता है कि रेट खाली एक पे डिपेंडेंट होगा, इसलिए वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन RCl plus NaOH me giving you ROH plus NaCl is given by rate K into RCl. The rate of reaction will be, अच्छा ठीक है, तो स्पीशीज तो दो दी हुई है, मुझे दो स्पीशीज दी हुई है ना यहाँ पर। क्वेश्चन का ऐसे देखो, जो रेट है वो जनरली अगर आप देखते तो वो लिखा जाना चाहिए था RCl की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय NaOH की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा जा रहा। रेट वो आपको क्या दे रहा है? रेट दे रहा है K इंटू RCl।
यानी कि जो रेट है वो NaOH पे डिपेंडेंट नहीं है। तो रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCl, सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है। अगर इस पे डिपेंडेंट है तो पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। अच्छा, 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, एक एक करके इन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। और चलो, हम वैसे तो देखो यार, MCQ को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो तुम्हें बेस्ट आंसर पता हो, तुम उसे टिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है, या तुम्हें कोई 3 ऑप्शंस गलत प्रूव करने आते हो, ठीक है, कोई 3 ऑप्शन गलत प्रूव करने आते हो तो एलिमिनेशन टेक्निक का हम भी यूज करते हैं यहां पर। चलिए, कहता है अनअफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। यार मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी कि रेट कांस्टेंट अनअफेक्टेड होता है, लेकिन रेट तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और ये तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो अनअफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट गलत है। डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH, NaOH का रेट लॉ में कोई लेना देना ही नहीं है, तो NaOH की कॉन्सेंट्रेशन को तुम डबल करो, ट्रिपल करो, हाफ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाफ ऑन रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH टू 1/2, ऑब्वियसली यहां भी फर्क नहीं पड़ता। एंड हाफ ऑन रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन टू 1/2, हाँ यहां बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर देंगे तो जो रेट है वो भी ओरिजिनल रेट का आधा हो जाएगा, ठीक है, जो रेट है वो भी ओरिजिनल रेट का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट आपने एलिमिनेट कर दी, एक चौथी स्टेटमेंट बची थी, वही हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना सबको, क्लियर है, हाँ बढ़िया। चलो आगे चलो, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे। द हाइपोथेटिकल रिएक्शन A2 प्लस B2 गिविंग यू 2 मोल्स ऑफ AB फॉलोज द फॉलोइंग मैकेनिज्म। क्या मैकेनिज्म है? A2 पहले डिसोसिएट होता है A प्लस A में, फास्ट स्टेप है। फिर A जो है वो B2 के साथ रिएक्शन करके AB प्लस B बनाता है, जो कि स्लो स्टेप है। और A और B आपस में रिएक्ट करके AB बनाते हैं, जो कि फास्ट स्टेप है। अब आपसे पूछा द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर बताइए। बेटा हमने ना बहुत सारी चीजें डिस्कशन की हैं, और उन चीजों में हमने तुम्हें बताया था कि जो पूरा मैकेनिज्म होता है उसमें जो स्लो स्टेप है, जो हमारा स्लो स्टेप है, वो स्लो स्टेप कौन होता है मेरे लिए? RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कैसा होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इन तीनों में स्लो स्टेप कौन सा है? बीच वाला, ये वाला, A प्लस B2 गिविंग यू AB प्लस B। इस स्लो स्टेप पे रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगी कि रेट इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BA इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2, ठीक है। इस पूरे रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रेट है आपका वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है? A पर और B पर। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्योंकि 1 1 है। तो 1 प्लस 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 2 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बना मेरा? ऑप्शन नंबर C, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। 0 नहीं होगा, 3/2 नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, सुनो, जब कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिए हो तो उसमें सबसे पहले स्लोएस्ट स्टेप को फाइंड आउट किया करो। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही मेरा RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। और ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इस पे रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें जो पावर है ये 1 1, ये कहां से आया? ये कॉफिशिएंट से आया। स्लोएस्ट स्टेप पे कॉफिशिएंट क्या है? 1 मोल ऑफ A एंड 1 मोल ऑफ B2। तो 1 प्लस 1 का सम कितना बना? 2। इसलिए तुमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताया? 2 बताया। सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है बात? समझ आ रहा है यहां तक? कोई डाउट? आगे करें, चलो। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स 90% इन 50 मिनट्स एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट 20%? अच्छा, पूछा है कि 50% जो है वो रिएक्शन कितने मिनट में हो जाती है? हाँ, 90% जो है वो 50 मिनट में हो जाती है। तो 20% रिएक्शन कितने टाइम में होगी? क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन, देखो जरा इसका कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे। T90% कितना है? 50 मिनट, 50 मिनट्स, 50 मिनट, ठीक है। और पूछा क्या है? T20% पूछा है कि 20% रिएक्शन कितने टाइम में होगी? T20%। ऐसे निकाल लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम क्या लिखते थे? हम लिखते थे K बराबर 2.303 बाय T लॉग A0 अपॉन A।
ये लिखा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीशीज अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल अपॉन लेफ्ट ओवर। तो यहां से T90% के लिए अगर मैं देखूं, फॉर 90% कंप्लीशन, फॉर 90% कंप्लीशन, फॉर 90% कंप्लीशन, लेफ्ट ओवर अमाउंट कितना है मेरे पास? लेफ्ट ओवर अमाउंट कितना है? लेफ्ट ओवर अमाउंट है ओनली 10%। ठीक है, और 10% का मतलब क्या हुआ? 0.1 टाइम, 0.1 टाइम्स ऑफ ए नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो जो ए है वो कितना बना? 0.1 टाइम्स ऑफ ए नॉट। तो यहां से k निकल सकता है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है? 50 मिनट। 90 मिनट की, 90% की बात कर रहे हैं तो 50 मिनट आपने यहां पर लिए, मल्टीप्लाई बाय लॉग ए नॉट कितना है? ए नॉट तो बेटा ए नॉट ही रहेगा। लेफ्ट ओवर अमाउंट कितना है? 10%, यानी कि 0.1 टाइम्स ऑफ ए नॉट। अब क्या करोगे? ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया, तो k बराबर 2.303 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय लॉग। ठीक है, इसको 0.1 को 10 की पावर -1 को ऊपर ले जाकर 10 की पावर +1 यानी कि log 10 लिखा जा सकता है। और log 10 कितना होता है? log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो k बराबर 2.303 अपॉन 50। ठीक है, मेरे पास k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई, और ये आएगा मिनट इनवर्स में, मिनट इनवर्स में, क्योंकि टाइम मिनट्स में दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मिनट इनवर्स हो गया यूनिट। ठीक है, अब k की वैल्यू तो निकल गई। पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट 20%। चलो 20% कराने के लिए क्या करते हैं? फॉर 20% कंप्लीशन, फॉर 20% कंप्लीशन कितना रह जाएगा? लेफ्ट ओवर अमाउंट कितना है? लेफ्ट ओवर अमाउंट कितना बनेगा? 80%। 80%, 80% का मतलब क्या है? 0.8 टाइम्स ऑफ ए नॉट, इतना अमाउंट मेरा बचा रहेगा, 0.8 टाइम्स ऑफ ए नॉट। ठीक है, तो अब एक काम करो, इक्वेशन लगाओ कि t बराबर 2.303 बाई k, और k कितना है? k है 2.303 मल्टीप्लाई बाय 50, ऊपर आ जाएगा। इसीलिए मैंने यहां पर कैलकुलेशन नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि मुझे पता था ये 2.303 आगे जाके कैंसिल होगा। इनटू लॉग ए नॉट कितना है? ए नॉट तो ए नॉट है, और लेफ्ट ओवर कितना है? 0.8 टाइम्स ऑफ ए नॉट। अब एक काम करो, एक काम करो, यहां पर 2.303 से 2.303 कैंसिल, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, 0.8 का मतलब क्या है? 8/10, यानी कि यहां से जो बनेगा वो कितना बनेगा? यहां से बनेगा कि t बराबर 50 log 10/8, log 10/8, यानी कि log 10 माइनस log 8। तो t बराबर 50 log 10 माइनस log 8, log 10 माइनस log 8। तो t बराबर 50 log 10 कितना होता है? 1 होता है, 1 माइनस log 8 कितना होता है? log 8 की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, log 8 की वैल्यू कितनी होती है? log 8 कितना होता है बताओ? log 8 0.90 कितना होता है? 0.90 के आसपास, जहां तक मुझे याद है। तो t इज इक्वल टू 50 इंटू कितना बचा? 0.1 बचा, यानी कि t इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? लगभग लगभग 5 मिनट। तो 20% रिएक्शन होने के लिए कितना टाइम लगेगा? लगभग लगभग 5 मिनट लगेंगे 20% होने में, और 90% होने में कितना टाइम लगेगा? 50 मिनट लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, दोबारा सुन लो। क्वेश्चन में हमने क्या किया बेटा? हमें पहले दिया था कि 90% कंप्लीशन के लिए 50 मिनट लगती हैं, तो 20% के लिए कितना लगेगा, यही पूछा है ना। हमने क्या करा? 50 मिनट के लिए पहले k की वैल्यू निकाल दी। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने सारी चीजें पुट करके k की वैल्यू निकाल दी, इतना इतना मिनट इनवर्स। अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा। रेट कांस्टेंट अगर कांस्टेंट रहेगा तो 20% कंप्लीशन के लिए फिर से हमने वही इक्वेशन पुट करी, बट कैलकुलेशन हमने k की देखो यहां नहीं करी है, हमने यहां पर नहीं करा कैलकुलेशन। हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि आगे जाके सेम वैल्यूज कट रही थी। ठीक है, आपको भी यही करना होता है, आपको पेपर में भी यही करना है। आप अगर हर स्टेप पे कैलकुलेशन करोगे तो आप खुद फंस रहे हो अपने जाल में। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप एक काम करो कि आप अलग अलग स्टेप पे कैलकुलेशन ना करके सबसे फाइनल स्टेप पे कैलकुलेशन करो, सिर्फ फाइनल स्टेप पे कैलकुलेशन करो। तो टाइम कितना आ गया फाइनली कैलकुलेट करके? 5 मिनट आ गया।
ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमारी है वो 90% कंप्लीट हो रही है 50 मिनट में, और 20% जो है वो हमारी कंप्लीट होगी 5 मिनट में। क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब एक सवाल इन्होंने दिया कि इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन बाय 10 केल्विन द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। ठीक है, जनरली 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली डबल हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, बट हाँ हम नियरली डबल्स की बात करते हैं कि वो नियरली डबल हो गया। तो बाय व्हाट फैक्टर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज इफ द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज रेज्ड फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। चलो 50 से 100 जाने के लिए कितने 10 से गुजरना पड़ेगा? कितने 10 से गुजरना पड़ेगा भाई? 50 से आपने देखो फर्स्ट स्टेटमेंट को कंट्रोल करो। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है 10 केल्विन बढ़ाने पर डबल होता है। तो भाई अगर आप 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस गए तो रेट कांस्टेंट डबल हो गया 2 टाइम्स। ठीक है, फिर आप 60 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक गए तो रेट कांस्टेंट फिर डबल हो गया। फिर आप 70 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस गए तो रेट कांस्टेंट फिर से डबल हो गया। और 80 डिग्री सेल्सियस से आप 90 डिग्री सेल्सियस गए तो भी रेट कांस्टेंट डबल हो गया। और 90 डिग्री सेल्सियस से आप 100 डिग्री सेल्सियस गए तो रेट फिर से डबल हो गया। तो कितने टाइम्स रेट इंक्रीज हुआ? 10 टाइम्स रेट इंक्रीज हुआ अगर आप 50 डिग्री से 100 डिग्री पर जाएंगे। 50 डिग्री से अगर आप 100 डिग्री पे जाएंगे तो रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया? 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है मुझे देखने में, ग्राफ व्राफ तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन सॉल्यूशन कितना अच्छा है। फॉर द रिएक्शन द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इज गिवन बिलो। चलो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दिया है। ओके, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। ठीक है, तो पूछा व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो ग्राफ में ना वैल्यूज दे रखी हैं, मुझे वैल्यूज दे रखी हैं ग्राफ में। तो एक काम करते हैं भाई, ये तो हमारा इंटरमीडिएट हो गया, इंटरमीडिएट, और ये हमारा रिएक्टेंट का लेवल है। और इंटरमीडिएट और रिएक्टेंट के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी? इंटरमीडिएट का एनर्जी है 60 किलो जूल और रिएक्टेंट का एनर्जी है 20, तो 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 40 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी यहां से भी निकल सकती है। पूछा है व्हाट इज द डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। अब ये ना 11th क्लास में अगर आपने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ी होती तो आपको बड़े अच्छे से एक क्वेश्चन समझ आता। देखो ये जो आर का लाइन है, ये रिएक्टेंट वाला जो लाइन है, ठीक है, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट का लाइन है। इनके बीच में ये जो एनर्जी गैप है, दिस एनर्जी गैप डेल्टा एच, इतनी एनर्जी रिएक्टेंट पर ज्यादा है या प्रोडक्ट की एनर्जी उतनी कम है उससे। तो दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज इन फॉर्म ऑफ हीट। तभी कहते हैं कि डेल्टा एच आपका नेगेटिव होगा। और डेल्टा एच अगर नेगेटिव होगा तो कैसी रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। भाई हीट एनर्जी निकल रही है ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो व्हाट इज डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन? नेगेटिव होगा। ठीक है, प्रेडिक्ट द साइन ऑफ डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? भाई फिजिबल रिएक्शन है फिलहाल तो नेगेटिव ही दिख रहा है मुझे। एंड ड्रॉ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर द रिवर्स रिएक्शन ऑफ दिस। अच्छा, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम क्या होगा? ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। इस टाइम पर ये अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है वाई एक्सिस पे, है ना, और ये टाइम है। भाई ये रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक थी आपको पता है, तो इसका रिवर्स क्या होना चाहिए? एंडोथर्मिक होना चाहिए। और एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा? एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा कि जो रिएक्टेंट है, जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी लाइन तो नीचे होगी और जो प्रोडक्ट है उसकी लाइन ऊपर होगी। तो आप ऐसे मान सकते हैं तो कि दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट और ये हमारा इंटरमीडिएट। तो रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी गैप है डेल्टा एच, दिस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। और डेल्टा एच जब पॉजिटिव होता है कौन सी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया क्योंकि आपकी रिएक्शन कैसी थी? एक्सोथर्मिक थी, आपको ग्राफ से दिख रहा था। आपको इससे इसका रिवर्स पूछा गया तो अब ऑब्वियसली आपको एंडोथर्मिक बनाना पड़ेगा। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी का लेवल था, प्रोडक्ट की एनर्जी इसमें एक्सोथर्मिक में कम थी, एंडोथर्मिक में क्या होगा? प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा, रिएक्टेंट की एनर्जी अभी भी कम ही रहेगी। तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड।
ठीक है, इस ये जो एनर्जी है ये एब्जॉर्ब होती है, इसीलिए आप इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? बड़ा आसान क्वेश्चन था वैसे तो, चारों पार्ट हमने इसके कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए से बी फॉर द गिवन रिएक्शन द प्लॉट बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगेंस्ट टाइम हैज बीन शोन बिलो। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? देखने में मुझे ये सेकंड नहीं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लग रही है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर होता तो ये ln A वर्सेस टाइम ग्राफ होता, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो होता है वो किसके लिए होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए होता है? जीरो ऑर्डर के लिए। तो इसका आंसर क्या हुआ कि भैया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और पूछा है व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन इंडिकेट इन दिस ग्राफ? स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि द कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग। स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव है ना भाई, स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है कि कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है। सो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस विद टाइम। टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ? कम हो गया। ये स्लोप हमें ये रिप्रेजेंट करता है। चले आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आसान सवाल है, देखो केमिकल काइनेटिक्स के कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं ये यार। 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चंस भी अगर आप करके आ जाओ ना, आपके ना वेटेज कहां से कहां पहुंच जाता है। ठीक है, आपके मार्क्स, आपका स्कोर कहां से कहां पहुंच जाता है अगर आप इन क्वेश्चंस पे ध्यान दो। और जनरली बच्चे केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन को स्किप करते हैं। क्यों स्किप करते हैं? क्योंकि उनसे होते नहीं है ये। अब बताओ, इतने आसान सवाल नहीं हो रहे हैं हमसे। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, ये क्वेश्चन कितना आसान है मैं आपको बताता हूं। पूछा है 75% जो है T75% वो 32 मिनट्स है। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 75% 32 मिनट में हो जाती है। 75% कितने मिनट में हो जाती है? 32 मिनट्स में। पूछा है 50% कितनी देर में होगी? 50% कितनी देर में होगी? अब देखो यहां ना दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चा जो पहले T75% से K की वैल्यू निकालेगा, फिर K पुट करके T50% हाफ लाइफ में पुट करेगा 0.693 बाई K, तब क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। इट विल टेक टाइम। टाइम लेगा कि नहीं लेगा बताओ? है ना, टाइम लेगा। आराम से 3 से 4-5 मिनट खर्च हो जाएंगे आपकी इसी क्वेश्चन पे, जबकि क्वेश्चन 1 मार्कर है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। और फिर होते हैं होशियार बच्चे तुम्हारे जैसे। कौन से बच्चे? होशियार बच्चे, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो T75% है ना भाई, वो T50% का ट्वाइस होता है। T50% का कितना होता है? ट्वाइस होता है। T75% जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T50% का ट्वाइस होता है। जिन्हें ऐसे शॉर्ट ट्रिक पता होती है ना, वो सेकंड्स में क्वेश्चन करते हैं। अब बताओ, ये 32 मिनट्स है बराबर 2 इंटू T50%, तो T50% कितना बन गया? T50% कितना बन गया? 32/2, 16 मिनट। 16 मिनट में 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और ये रहा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। है कि नहीं है? हुआ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे करते हैं पेपर में। 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए 1 मार्कर वाला ही दिमाग लगाना है बस। ठीक है, टाइम कंज्यूम नहीं करना वहां पे हमें। अगर टाइम कंज्यूम हो रहा है इसका मतलब आप अभी गलती कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई जब आपको पेपर सेट कर रहा है ना, तो वो 1 मार्कर क्वेश्चन को ये सेट ऐसे सोच के सेट करता है कि यार बच्चा सॉल्व जब करेगा तो उसे 1 से 2 मिनट ही लगने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर बच्चे को ही 5 मिनट लग रहे हैं 1 मार्कर क्वेश्चन करने में, तो 5 मार्कर क्वेश्चन कब करेगा? है ना। तो अगर तुम गलती से भी इतनी बड़ी कैलकुलेशंस में फंस जाओ कि यार हमसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा और 1 मार्कर में पूछा गया है, तो समझ लेना कि तुम ही बेवकूफी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें वो ट्रिक ही नहीं पता क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इस क्वेश्चन को मैं 5 मिनट में भी सॉल्व कर सकता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं 5 सेकंड में भी सॉल्व कर सकता हूं। डिपेंड करता है कितने मार्क्स में पूछा गया है। यही क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता, मैं बड़े पूरे प्यार से K की वैल्यू निकालता, फिर T हाफ की इक्वेशन लिखता, फिर आराम से पुट करता। लेकिन अभी सिर्फ 1 मार्कर पूछा, एमसीक्यू पूछा, तो मेरा क्या काम हुआ? मेरे दिमाग में तुरंत आया कि T75% जो है वो T50% का ट्वाइस होता है। मैंने वैल्यू पुट करी, फटाफट से 16 मिनट मुझे आंसर मिल गया। लेकिन ये सब मुझे कैसे पता है? ये सब मुझे कैसे पता है? प्रैक्टिस से। तुम तो करते नहीं हो, है ना। जो अगर तुम कर लोगे तो तुम्हें भी आ जाएगा।
अब तुम सोच लो, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है या इंस्टाग्राम पे रील्स देखनी है, चॉइस इज योर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय। एक्टिवेशन एनर्जी कौन डिटरमाइन करता है? एक इक्वेशन पढ़ी थी ना, अरेनियस इक्वेशन, के बराबर ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। और इसी को हमने जब सॉल्व किया था फर्दर लॉग लेकर, तो हमने निकाला था कि लॉग के टू बाय के वन ई ए अपॉन 2.303 आर, ई ए अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। ये इक्वेशन आई थी भाई। ये इक्वेशन क्या कहती थी कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट पता कर लीजिए तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी पता लग जाएगी। ऑप्शंस पढ़िए जरा। चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी तो मुझे तो नहीं लगता कि घटेगी बढ़ेगी। इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करिए। यू कैन नॉट डिटरमाइंड एक्टिवेशन एनर्जी बाय सिंगल रेट कांस्टेंट। इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, चलिए ठीक है, होल्ड करते हैं। इवेल्युएटिंग वेलोसिटीज ऑफ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, पूरे चैप्टर में हमने बात नहीं करी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करिए, उससे कंफ्यूज मत होना। तो ऑप्शन सी, इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, यार यही तो हमारी अरेनियस इक्वेशन थी कि log k2 बाय k1 E अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। T1 टेम्परेचर पे k1 रेट कांस्टेंट, T2 टेम्परेचर पे k2 रेट कांस्टेंट। दोनों वैल्यूज अगर मुझे पता है तो मैं इजीली अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट कर सकता हूं। देखो कितना बढ़िया एमसीक्यू निकाला है ना, पूछा जा सकता है। चलो आगे। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ऑफ द रिएक्शन रेट्स, एवरी कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लीड्स टू अ केमिकल रिएक्शन। हर कोलिजन केमिकल रिएक्शन कर सकता है, हर कोलिजन प्रोडक्ट बना सकता है, ऐसा तो नहीं है। हमने चैप्टर में बात की थी ना इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स की, तो ये स्टेटमेंट तो मैं एलिमिनेट कर दे रहा हूं, पढ़ते ही मुझे पसंद नहीं आई, हटाओ इसे। फिर कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, फिर हटाओ इसे, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल की बात ही पसंद नहीं आ रही हमें। कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये भी हटाओ, एवरेज एनर्जी का मतलब ही नहीं है यहां पर। हाँ, एक चीज बड़ी अच्छी है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। कोलिजन थ्योरी तो यही कहती है ना कि जितने ज्यादा कोलिजन होंगे रेट ऑफ रिएक्शन आपका उतना ज्यादा फास्ट होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि जितने ज्यादा आपके नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा फास्ट होगा। एंड इट्स बेटर टू से कोलिजन नहीं, इफेक्टिव कोलिजन बोलिए, ठीक है। तो जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा फास्ट होगा, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्शन। डेल्टा जी कैटलिस्ट, कोई लेना देना मुझे समझ आ नहीं रहा इसका, इन दोनों का कोई रिलेशन मुझे समझ नहीं आ रहा, तो फिलहाल के लिए मैं एलिमिनेट कर देता हूं। इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग डेल्टा जी, फिर से इसने डेल्टा जी की बात कर दी, मैं फिर एलिमिनेट कर देता हूं। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, होल्ड पे रखते हैं इसको। और कहता है इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेटिव पाथवे वायर इंटरमीडिएट विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, ये मुझे बड़ा अच्छा सा लगा कि एक्टिव कैटलिस्ट जो है वो एक ऑल्टरनेटिव पाथवे आपको देता है रिएक्शन को कराने के लिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपने अगर ये ग्राफ कभी पढ़ा हो तो आपने अगर कभी ये ग्राफ पढ़ा हो कि ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये टाइम है, तो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, मान के चलिए आपकी रिएक्शन को इस पाथवे से जाना था विदाउट कैटलिस्ट। सो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये इंटरमीडिएट है, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। मैंने क्या किया, मैंने रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दिया, तो कैटलिस्ट डाल के ये रिएक्शन अब ऐसे चली गई, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा इंटरमीडिएट है वो यहाँ पर बन रहा है और ये जो एनर्जी है ये कम है। पहले एक्टिवेशन एनर्जी ये थी और अब एक्टिवेशन एनर्जी ये है। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब आपने कैटलिस्ट डाला तो रिएक्शन को एक ऑल्टरनेटिव पाथ में मिल गया। कैटलिस्ट क्या करते हैं, सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है,
सरफेस प्रोवाइड करते हैं, रिएक्शन रेट को ऑल्टर करते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, कैटलिस्ट डालने के बाद रिएक्शन का जो रेट है वो फास्ट कब होगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाएगी। तो दे आर प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेटिव पाथवे वाया एन इंटरमीडिएट विद लोअर एनर्जी, विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ये इंटरमीडिएट लोअर एक्टिवेशन एनर्जी से बन सकता है, ये इंटरमीडिएट हाई एक्टिवेशन एनर्जी से बनेगा। तो ये था विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है, और ये वाला था विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट, ठीक है। एक था विदाउट कैटलिस्ट और एक था विद कैटलिस्ट। बात आई समझ में। तो कैटलिस्ट डालने से क्या हुआ कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन एट टू टेम्परेचर्स 300 केल्विन एंड 320 केल्विन आर ऑब्जर्व्ड as 69.3 minutes and 17.325 minutes. Find activation energy of the reaction. ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं, दो टेम्परेचर पर दो हाफ लाइफ दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो टी हाफ है वो 0.693 अपॉन के होता है। तो जो के है वो कितना हो जाएगा, 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ कितना है, 69.3, ठीक है, एक टेम्परेचर पर। तो ये K1 पर आ गया जिस पर टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। 300 केल्विन पे K1 की वैल्यू ये है और K2 की वैल्यू क्या होगी 0.693 अपॉन 0.693 अपॉन 17.325। ये कौन से टेम्परेचर पर है, T2 टेम्परेचर पर है, जब टेम्परेचर कितना है 320 केल्विन। आपसे पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी बताइए। बहुत इजी है एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना। क्या करेंगे, अरेनियस इक्वेशन को पुट कर देंगे कि log K2 बाय K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R, EA अपॉन 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ठीक है। तो log K2 की वैल्यू कितनी है 0.693 अपॉन 17.325 डिवाइडेड बाय K1 कितना है 0.693 अपॉन 69.3। अब समझ आया मैंने कैलकुलेशन यहीं क्यों नहीं करी थी, क्योंकि यहां 0.693 से 0.693 कैंसिल हो रहा है। EA अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू रखेंगे डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 1 बाय T1। T1 कितना है भाई 300 और T2 कितना है 320। यहां से आप R की वैल्यू रख के एक्टिवेशन एनर्जी को सॉल्व कर सकते हैं। 0.693 से 0.693 कट गया, ये वैल्यू ऊपर चली गई, ठीक है। तो यू कैन कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब यार सॉल्यूशन तो तुम खुद कर सकते हो ना, मैंने तुम्हें हिंट बता दिया है ना, हिंट बता दिया तो सॉल्यूशन हम खुद कर सकते हैं। चलो इजी है क्वेश्चन, हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका फटाफट से आंसर बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करो और आंसर बताओ। और हाँ एक चीज और यार, देखो कैलकुलेशन में चीटिंग नहीं, बिल्कुल भी कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना है। कैलकुलेटर से सॉल्व यहां तो कर लोगे, घर पे बैठ के तो कर लोगे, क्योंकि मैं तो तुम्हें देख नहीं रहा है ना, घर बैठ के तो कर लोगे, पेपर में नहीं कर पाओगे भाई। पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, फिर तो तुम गलत बोर्ड में पढ़ रहे हो। तुम्हें होना चाहिए था आईसीएसई बोर्ड में, वहां अलाउड होता है, ठीक है। तो कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, खुद से करो कैलकुलेशन, चाहे 10 मिनट ले लो लेकिन खुद से करो। अब कहोगे सर 10 मिनट इतनी बड़ी कैलकुलेशन, छोटी कैलकुलेशन के लिए? भैया शुरू में दे रहा हूं 10 मिनट, पेपर थोड़ी ना देगा आपको 10 मिनट एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तब तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे कि कितनी आ रही है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स x टू y फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। x टू y का जो कन्वर्जन है वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, यानी कि 2x मिलकर y बनाते हैं। तो रेट लॉ भी कितना लिखा जाएगा, रेट बराबर k इंटू एक्स की पावर 2। भाई सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है ना,
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ऑर्डर 2 है तभी तो पावर में मैंने 2 लिखा है। अब कह रहा है कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स, अगर एक्स की कॉन्सेंट्रेशन को मैं 3 टाइम्स बढ़ा दूं तो हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बाई। चलिए जी, तो यहां रेट इज इक्वल टू के इंटू एक्स का स्क्वायर है। मैं क्या करता हूं, नया रेट फाइंड आउट करता हूं। रेट कांस्टेंट के ही रहेगा, लेकिन जो हमारी ये कॉन्सेंट्रेशन है उसको 3 टाइम्स बढ़ाया जा रहा है। नाउ दिस बिकम्स 3x का क्यूब, यही हो जाएगा। तो आर डैश बराबर क्या करेंगे यहां से, 3x का क्यूब होना चाहिए या x का क्यूब होना चाहिए, बताओ जल्दी से बताओ। 3x का क्यूब होना चाहिए कि x का क्यूब होना चाहिए? आर डैश बराबर k इंटू 3x था ना, इसका स्क्वायर, ये होना चाहिए। तो आर डैश बराबर 3 3 जा 9, यानी कि 9 इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। और k इंटू एक्स स्क्वायर कितना है? k इंटू एक्स स्क्वायर कितना है? ओरिजिनल रेट के बराबर। तो नया रेट विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेट। नया रेट विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ रेट विल इंक्रीज, रेट विल इंक्रीज 9 टाइम्स, 9 टाइम्स। ठीक है, आपने 3 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, रेट 9 टाइम्स बढ़ गया। रेट कितना बढ़ गया? 9 टाइम्स बढ़ गया। क्लियर है? आ रहा है, समझ आ रहा है बिल्कुल? ठीक है, कोई डाउट नहीं? चलो आगे। अच्छे बच्चे हो यार तुम, तुम्हें डाउट नहीं होते और मैं जल्दी से क्वेश्चन खत्म करा देता हूं, है ना। चलो, शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 मिनट्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। सीबीएसई का पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ये सीबीएसई का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार 2 नंबर में और बहुत बार 3 नंबर में। अब कहोगे इतनी बड़ी कैलकुलेशन 2 नंबर में? बड़ी नहीं है कैलकुलेशन, आसान है, मैं करके दिखाता हूं। कहता है 99.9% का जो टाइम है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स हैं इसमें, 2 फैक्टर्स हैं। पहले 99.9% कंप्लीशन के लिए समझते हैं कि फॉर 99.9% कंप्लीशन, फॉर 99.9% कंप्लीशन होता क्या है कि जो मेरा ए है वो कितना होगा, ए नॉट इतना था, उसमें से 0.999 टाइम्स ऑफ ए नॉट रिएक्ट कर गया, तो कितना बना, 0.001 टाइम ऑफ ए नॉट, 0.001 टाइम्स ऑफ ए नॉट। लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, 0.001 टाइम्स ऑफ ए नॉट। अब एक काम करेंगे, के बराबर 2.303 अपॉन टी 99% लॉग ए नॉट अपॉन ए, लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ये, ए नॉट इंटू 10 की पावर -3, ए नॉट इंटू 10 की पावर -3। अब एक काम करो, ए नॉट से ए नॉट को कैंसिल कर दो, ए नॉट से ए नॉट को कैंसिल कर दोगे तो के बराबर 2.303 अपॉन टी 99% मल्टीप्लाई बाय लॉग 10 की पावर 3, लॉग 10 की पावर 3। अब एक काम करो, लॉग 10 की पावर 3 को 3 लॉग 10 लिख सकते हैं, तो k बराबर 2.303 अपॉन टी 99.9% मल्टीप्लाई बाय 3 लॉग 10। तो लॉग 10 हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। लॉग 10 कितना हो गया, 1 हो गया। तो k बराबर कितना बना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 6.909 अपॉन टी 99.9%। ठीक है बेटा, k की वैल्यू आ गई इतनी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हुआ। दूसरा पार्ट आपको क्या कहता है, टी हाफ के बारे में कहता है। तो टी हाफ के लिए इक्वेशन है कि टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। यहां से के की वैल्यू क्या आ सकती है, 0.693 अपॉन टी हाफ, यही आएगी के की वैल्यू। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, है ना। अब एक काम कर दोगे, इतना तो काम कर सकते हो यार, 2 इक्वेशन आई है ना, 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर कर दें, के तो सेम ही रहेगा। तो
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। एक काम करेंगे कि 6.909 अपॉन टी 99.9% शुड बी इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, इतना होना चाहिए। अब एक काम और कर दीजिए, ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कि 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ बराबर हो गया किसके, टी 99.9% के। क्वेश्चन देखो, यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि 99.9% का जो टाइम है वो टी हाफ का 10 टाइम्स होता है। प्रूव कर दिया। कैसे करा प्रूव, दोनों कंडीशंस को आपने सोचा, दोनों कंडीशंस के हिसाब से आपने कैलकुलेशन की, दोनों कंडीशन से आपने के को निकाला, और जब के को निकाला तो दो को आपने इक्वेट कर दिया। ठीक है, दोनों को आपने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। जैसे आप इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा जो आपको चाहिए। आसान है सवाल, बोलो समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और, द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन। 2a प्लस बी आपको c प्लस डी देता है, कहता है डिटरमाइन द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। एक ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। इस डेटा में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 4 है, ए बी की कॉन्सेंट्रेशन दी है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दिया है। मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक इतनी हिंट बता रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 को देखोगे तो 0.3 0.3 यहां सेम वैल्यूज हैं। तो आप एक काम कर सकते हो कि फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3, फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3 रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। आप ये मान लीजिए भाई, रेट लॉ अगर आप जनरली यहां से देखकर लिखोगे कि 2a प्लस बी यानी कि ए का स्क्वायर इंटू बी, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, वो गलत है। आपको जब ये टेबुलर डेटा दिया जाए और रेट लॉ आपसे पूछा हो तो रेट लॉ आप कैलकुलेट करते हैं, आप रेट लॉ कभी भी देखकर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। मुझे ये अगर एक्स और वाई कहीं से पता लग जाए तो मैं रेट लॉ लिख सकता हूं। अभी मुझे ये नहीं पता कि ए की जो पावर है वो कितनी है और बी की पावर है वो कितनी है। तो फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आई कैन राइट कि रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। डी का फॉर्मेशन दिया है मुझे कितना, कितना दिया है 7.2 इंटू 10 की पावर -2 बराबर के इंटू ए की पावर एक्स, और ए कितना दिया है मुझे, ए दिया है सेकेंड वाले में 0.3, तो 0.3 की पावर एक्स इंटू बी कितना दिया है 0.2 की पावर वाई। और डिवाइड कर देंगे इसको हम कौन से वाले से, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से, जहां पर वैल्यू कितनी दी है 2.88 इंटू 10 की पावर -1 बराबर के इंटू ए तो दिया है 0.3 इंटू एक्स और बी कितना दिया है 0.4 ऊपर वाई। तो यहां देखो 0.3x से 0.3x कट गया, के से के कट गया, तो 0.2 अपॉन 0.4 की होल पावर वाई, यहां से क्या हुआ 0.2 अपॉन 0.4 यानी कि 1/2, यानी कि 1/2। तो 1/2 की होल पावर वाई बराबर किसके है, बराबर है 7.2 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2.88 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे ना, यहां पर भी कोई ऐसी वैल्यू आ रही होगी 1/2 1/4 करके, तो आप y इधर की पावर को उसकी पावर से कंपेयर कर सकते हो, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। यू कैन कैलकुलेट y की वैल्यू, है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो अब एक काम करो y सेम करने पड़ेंगे, यानी कि फर्स्ट एंड 4 एक्सपेरिमेंट। जो चीज मैंने सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट को किया है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंट नंबर 3, मैंने ये किया था, तो आप यही काम क्या करो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के लिए कर दो। यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। जब आपको x की वैल्यू मिल जाए तो ये रहा आपका रेट लॉ, डाल दीजिएगा कि रेट बराबर k इंटू ए की पावर जो कैलकुलेट होकर आए इंटू बी की पावर जो कैलकुलेट होकर आए। तो रेट लॉ तो मुझे पता लग गया, और पूछा है रेट कांस्टेंट बताइए।
तो यार 4 एक्सपेरिमेंट है, किसी एक एक्सपेरिमेंट में वैल्यू पुट कर दो सारी की सारी, किसी एक एक्सपेरिमेंट में वैल्यू पुट कर दो, यहीं पर देख लेना, रेट किसी भी एक्सप्रेशन से उठा लेना, के निकालना है, ए की पावर तुम्हें मिल जाएगी, बी की पावर मिल जाएगी, जिस एक्सपेरिमेंट से आप रेट उठा रहे हो उसी की करस्पॉन्डिंग ए बी वैल्यू देखकर पावर आपने कैलकुलेट की है, आप के कैलकुलेट कर देंगे। आप क्या कैलकुलेट कर देंगे? के कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्व बाय योर सेल्फ, ये एक होमवर्क है आज की क्लास का, खुद से सॉल्व करना है और मुझे कल वाली क्लास में बताना है कि रेट लॉ कितना आया। ठीक है, कल वाली क्लास में बताना है कि रेट लॉ कितना आया, पक्का बताएंगे? ठीक, ओके जी। सो आज के लिए इतना ही। हमने सीख लिया कि केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं एंड कल की क्लास में आप मुझे ये लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं, कितना आंसर आया, और फिर शुरू करेंगे समथिंग इंटरेस्टिंग जो पढ़ने में मजा आए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।